हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 सीक्वेंस, ठीक है ना। इसका जो आपका एक टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसी के बारे में आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यह आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले आपको लेक्चर 6 तक अवेलेबल करा दिया गया है, और यदि आप लेक्चर 6 तक पढ़े हैं तो आप लेक्चर 7 पढ़ सकते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, जो भी लिखा है इसको बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक का नाम भी भूल जाइए, अभी फिलहाल में बस सीक्वेंस याद रखिए, ठीक है ना। तो सीक्वेंस तो आप जानते ही होंगे, एक आपका डोमेन होता है नेचुरल नंबर का, और एक होता है आपका कोडोमेन। किसका? रियल नंबर का, ठीक है ना। एक आपका डोमेन होता है नेचुरल नंबर का, और एक आपका कोडोमेन होगा रियल नंबर का। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक? n तक, एंड सो ऑन, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका an है। सीक्वेंस आपका an है, हम मैथ वाले हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस का टर्म्स होगा ये क्या होगा? इसका सीक्वेंस का टर्म्स क्या होगा बताइए? तो इसका सीक्वेंस का टर्म हो जाएगा a1, इसका सीक्वेंस का टर्म्स क्या हो जाएगा a2, इसका सीक्वेंस का टर्म्स क्या हो जाएगा a3। इसी तरीके से एंड सो ऑन, n है तो क्या हो जाएगा an हो जाएगा इसका सीक्वेंस का टर्म्स। इतना तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान से समझ गए होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है इतना में। अब हम थोड़ा सा हम इस सीक्वेंस के टर्म्स को लिख लेते हैं। a1 a2 a3, ठीक है ना, एंड डॉट डॉट, उसके बाद फिर आपका an, ठीक है। तो हमने इस सीक्वेंस के टर्म्स को लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपका a1 टर्म्स है, ये जो आपका a1 टर्म्स है, ये क्या होगा? ये a2 टर्म से क्या होगा, यानी कि ये जो आपका a1 टर्म्स है या a2 टर्म से छोटा होगा। a1 टर्म्स a2 टर्म से छोटा होगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जो a2 टर्म्स है वो a3 टर्म से छोटा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो आपका an टर्म्स होगा ये क्या होगा? an -1 टर्म से छोटा होगा। ये जो an -1 है इस an टर्म से छोटा होगा, और ये जो an है ये an +1 टर्म से क्या होगा? छोटा होगा, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हर एक जो पहला एलिमेंट है अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा है। आप यहां पर भी देखिए कि आपका जो an-1 है ये आपके an से छोटा है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप यह देख रहे हैं कि हर एक जो टर्म्स है अपने अगले वाले टर्म से छोटा है। हर एक टर्म्स अपने अगले वाले टर्म से छोटा है। a1 a2 से छोटा है और a3 a2 से छोटा है। तो इस तरीके से हम क्या समझ पा रहे हैं? हम समझ पा रहे हैं कि ये जो भी आपके टर्म्स हैं, ठीक है ना, ये जो भी आपके टर्म्स हैं ये किस क्रम में है? यानी कि ये क्या है? बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। हमने कहा कि a1 a2 से छोटा है, यानी और a3 a2 से छोटा है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। a2 से बड़ा 2 है, a1 से बड़ा a2 है, और a2 से बड़ा a3 है। ऐसे ही an-1 से बड़ा an है, और an से बड़ा an+1 है। यानी कि ये जो हम सीक्वेंस के टर्म्स देख रहे हैं ये क्या है? एक बढ़ते क्रम में है। अगर ये सीक्वेंस का टर्म्स बढ़ते क्रम में है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि a1, ठीक है ना, ग्रेटर देन a2, और a2 जो है वो बड़ा है a3 से, एंड सो ऑन। an-1 जो है ये ग्रेटर है an से, और an ग्रेटर है an+1 से। तो देखिए यहां पे जो हमने कहा था कि पहला टर्म्स अपने अगले वाले टर्म से छोटा होगा, यहाँ पे क्या है कि पहला टर्म्स अपने अगले वाले टर्म से बड़ा है।
यानी कि यहाँ पे जो है घटते क्रम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा A1 है, फिर इससे बड़ा, इससे छोटा A2 है, इस A2 से छोटा A3 है। यानी कि यहाँ पे जो हम क्रम देखें, यहाँ पे जो हम इसका क्रम देखें वह क्या है, घट रहा है। और यहाँ पे जो हम क्रम देखें इसका, वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक एक कदम यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक एक कदम यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी हमें ऐसा टर्म्स नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं मिलता है जो इसके लय को क्या करे, रोक दे। जैसे कि देखिए कितने अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं मिल रहा है जो इसके बढ़ने को, क्रम को रोके। क्या आपको ऐसा कोई टर्म्स मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं मिल रहा है जो इसके घटते हुए क्रम को रोके। यानी कि यह क्या है, यह आपका बढ़ते क्रम में है और यह आपका घटते क्रम में है। आपने क्लास 3 या क्लास 4 में पढ़ा होगा असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग आर्डर पढ़ा होगा और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मीन्स आरोही और डिसेंडिंग आर्डर मीन्स अवरोही। तो यह जो आपका है ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। तो ये बढ़ते क्रम में है तो इसको क्या बोलेंगे कि ये असेंडिंग आर्डर में है, ठीक है ना। और ये आपके घटते क्रम में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसे क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, आरोही है, और ये क्या है, अवरोही है। तो बस आप दो ही बात समझिए अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, कि आपका जो सीक्वेंस है यदि वह घटते क्रम में है, यदि आपका सीक्वेंस घटते क्रम में हो सकता है, और या आपका सीक्वेंस बढ़ते क्रम में हो सकता है, ठीक है ना। या आपका सीक्वेंस घटते क्रम में हो सकता है, या आपका सीक्वेंस क्या हो, बढ़ते क्रम में हो सकता है। जब आपका सीक्वेंस, याद रखिएगा, जब आपका सीक्वेंस क्या हो, बढ़ते क्रम में हो, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा हो, ठीक है। यानी कि जब आपका, बस इतना ही समझिए कि जब आपका सीक्वेंस, यानी कि जब आपका सीक्वेंस क्या हो, तो जब आपका सीक्वेंस बढ़ते क्रम में हो, ठीक है ना। जब आपका सीक्वेंस बढ़ते क्रम में हो तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या कहेंगे, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और जब आपका सीक्वेंस घटते क्रम में हो तो इसे हम कहेंगे कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो बस आपको दो ही बात याद रखना है कि यदि आपका सीक्वेंस क्या है, बढ़ते क्रम में है तो आप कहेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और आपका सीक्वेंस यदि घटते क्रम में है तो हम कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बस दो ही ये चीज समझना है कि आपका सीक्वेंस यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये क्या है, आपका जो सीक्वेंस है आपका बढ़ते क्रम में है, और यदि आपका सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो आपका सीक्वेंस क्या है, घटते क्रम में है। अब देखिए कि आपका जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, हम इसे लिखेंगे कि जो an, यानी कि an है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका जो सीक्वेंस है an क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा an+1 से। भाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, समझिए हम क्या कह रहे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमने वही तो लिखा कि जो पहला जो सीक्वेंस है वो अपने अगले वाले सीक्वेंस से क्या है, छोटा है। यानी कि यह क्या है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा है और इससे बड़ा यह है, यानी कि यह बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में है तो एक इसे क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। और ऐसे ही यह जो है आपका, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका सीक्वेंस an है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, an ग्रेटर देन an+1। इसको समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि घट रहा है। घटने का मतलब क्या है कि पहला जो टर्म्स होगा वो बड़ा होगा और दूसरा टर्म्स इससे क्या होगा, छोटा होगा।
पहला टर्म्स बड़ा है और दूसरा टर्म छोटा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा कि एन, जहां भी आपको एन ग्रेटर देन एन प्लस वन दिख जाए तो इसे आप समझ जाइएगा कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और जहां एन लेस देन एन प्लस वन दिख जाए इसे आप समझ जाइएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो क्या है डेफिनेशन कि अ सीक्वेंस एन इज अ सेड टू बी, एक सीक्वेंस एन है, इज अ सेड टू बी, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं कब, इफ जो आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस कर रहा है ना, इंक्रीजिंग मीन्स क्या, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम जब होगा तो उसका पहला एलिमेंट मतलब पहला जो टर्म्स होगा वो छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म छोटा है और दूसरा टर्म्स इससे बड़ा है, तो याद रखिएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो आपका क्या होगा, जो आपका सीक्वेंस एन होगा ये लेस देन आर इक्वल टू एन प्लस वन होगा। ये इक्वल टू यहाँ पे क्यों लग रहा है, तो इसको अभी बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए, पहले हम इसको बता देते हैं फिर हम इसको समझाएंगे कि ये आपका इक्वल टू यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर इक्वल टू कहाँ आ गया, तो इसको अच्छे से अभी हम क्वेश्चन के से इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कोई भी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि वो जो सीक्वेंस हो रहा है वो घट रहा है। घटने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जब घटता है यानी कि वो पहले बड़ा होता है तभी घटता है, यानी कि ये जो सीक्वेंस एन है ये बड़ा है तभी तो यहाँ पे घट रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि जो एन टर्म्स है ये क्या है, बड़ा है और एन प्लस वन इससे छोटा है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है घट रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यह चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना, यही चीज आपको ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन कराने में मदद करेंगे। यदि यह चीज आपको याद नहीं है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में किस तरीके से लिखते हैं, तो इसे आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। यह आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और यह आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहा जाता है कब, इफ इट इज आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, यदि आपका सीक्वेंस क्या हो, या तो डिक्रीजिंग हो या तो इंक्रीजिंग हो, तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब होता है जब आपका सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ते क्रम में होते हैं, जब आपके सीक्वेंस के टर्म्स घटते क्रम में होंगे तो हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। और यह आपको दोनों बिल्कुल याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम यह समझ लेते हैं कि यह इक्वल टू का साइन क्यों लगा है, हम तो सिर्फ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगने का क्या मतलब है। तो देखिए इक्वल टू का साइन लगने का मतलब यह है कि ये जो इक्वल टू लगा है कांस्टेंट के लिए लगा है, ठीक है ना। जैसे सपोज डेट आपके पास हो 2 2 2, इस तरीके के जो टर्म्स होंगे वह ना आपके इंक्रीजिंग होंगे और ना डिक्रीजिंग होंगे, तो उसके लिए यह लगाया गया है। इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं इस इक्वल टू वाले को, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, इस क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि इस इक्वल टू को लगने का मतलब क्या है, अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है सीक्वेंस एन और ये क्या है आपका 2 है, तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस का टर्म लिख लीजिए। तो सीक्वेंस का टर्म्स क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 एंड सो ऑन, क्योंकि इसका सीक्वेंस का सब टर्म सिर्फ 2 ही 2 होगा। एन तो यहाँ पे कोई है नहीं कि हम नेचुरल नंबर में से कोई नंबर रखेंगे, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि सीक्वेंस का टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सीक्वेंस का टर्म्स लिख लिया। अब आप बताइए कि क्या है सीक्वेंस का टर्म्स आपको इंक्रीज हो रहा है, क्या इसे सीक्वेंस का जो टर्म्स है यह इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यह सीक्वेंस का टर्म डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो जब सीक्वेंस का टर्म इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है
तब भी हम इसे कहेंगे कि ये आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है। याद रख लीजिएगा कि जब आपका सीक्वेंस इंक्रीज भी ना हो और डिक्रीज भी ना हो किसी कांस्टेंट पे, तब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो हम क्या कहेंगे, यह क्या है, हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। इट इज अ मोनोटोन, ठीक है ना, इट इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने समझा मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो अब हम एक और एग्जांपल है, उससे भी हम इसके क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि इसको हमें क्या करना है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज लिखा है, दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस an है और ये क्या है, हमारा 1/n है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस दिया गया है, सबसे पहले इसके टर्म्स को लिखेंगे। तो टर्म्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसके सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसे बताना है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं। यदि हम इसको डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 0.5, 0.33, ठीक है ना, और 0.25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं। तो जैसे ही आप सुनेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सीक्वेंस है वो घटते क्रम में है। तो देखिए ये आपका 1 है और 1 से छोटा क्या है 0.5, 0.5 से छोटा है 0.33 और 0.33 से छोटा क्या है 0.25 है, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस क्या कर रहा है, घटते जा रहा है। जो सीक्वेंस है क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्लियरली, क्लियरली क्या कहेंगे, क्लियरली कि इट इज विजिबल, क्या है, विजिबल है, इट इज विजिबल कि दैट सीक्वेंस, ठीक है ना, दैट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने अच्छे से देखा कि हमारा घटते क्रम में है, तो इसे हमने कहा कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब कई ऐसे भी आपको टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसे भी कई सीक्वेंस मिल जाएंगे जिसके टर्म्स निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसका इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम लगाना आपको बता दे रहे हैं। यदि आपको दूसरे तरीके से लगाना है तो, दूसरे तरीके से लगाना है तो क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस दे रखा है आपका an, क्या दे रखा है 1/n दे रखा है। ये सीक्वेंस दे रखा है ना कि an 1/n है। इसका अगला टर्म्स निकाल लीजिए। तो इसका अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, an+1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/n+1 हो जाएगा। हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं जब आपको सीक्वेंस का टर्म्स लिखना मुश्किल लगे, ठीक है ना। तो दूसरे तरीके से आप लिख लीजिएगा, ये आपका सीक्वेंस है, इसका एक अगला टर्म्स निकाल लीजिएगा। तो अगला टर्म्स निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे कि an+1 में से, ठीक है ना, माइनस कर देंगे इस सीक्वेंस an को, ठीक है ना। an+1 में से इस माइनस कर देंगे सीक्वेंस an को। तो लेके आइए, इसकी जगह पे लिखिए रखिए 1/n+1, ठीक है ना, -1/n क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा n+1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका n नहीं है तो यहाँ पे भेज देते हैं n, यहाँ पे चला जाएगा n+1 जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा,
तो आपको मिल जाएगा -1/n+1। अब देखिए ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी, यदि आप इस n के जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, इस n के जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगा, माइनस है तो आपका 0 से छोटा ही होगा। ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और इक्वल टू का तो साइन हम लगा ही रहे हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 0, ये 0 से छोटा होगा। यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है an+1 -an, ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अब इस an को हम इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, an+1 लेस देन आर इक्वल टू an। अब हम इसे क्या कर देंगे, इस an को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, an ग्रेटर देन आर इक्वल टू an+1। ठीक है, तो हमने इसे ऐसा क्यों लाया है, हमने इसे ऐसा क्यों लाया है an ग्रेटर देन इक्वल टू an+1। हमने आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस जब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो आपको इस तरीके से तो आपको लाना ही होगा। हमने कहा था कि इसे याद कर दीजिए। देखिए वो वाला टर्म्स बड़ा है, ये वाला टर्म छोटा है, यानी कि ये क्या है, घटते क्रम में है। तो हमने ला दिया कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने इसको रखा है लेस देन आर इक्वल टू 0 हो रहा था, हमने सिंपल n को इधर सेंड किया। उसके बाद हमें इसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाना था, तो हम जानते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसा होता है, तो हमने इसलिए an को इधर कर दिया। और अब हमें देखने पे क्या लग रहा है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यह जो चीज हमने आपको बताया है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, यह चीज आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को याद नहीं रखेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, क्वेश्चन समझा। और अब हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।